हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और ना ही किसी प्रकार का कोई कूपन कोड लगाना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत, विकसित भारत और समृद्ध भारत। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम देखने वाले हैं आनुवंशिकता और जैव विकास, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कक्षा 10वीं जीव विज्ञान से, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन यानी कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। बड़े ध्यान से देखिएगा, हम बहुत सारे क्वेश्चंस की यहां पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बढ़िया तरीके से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और पहला ही क्वेश्चन जो है वो कहां से पूछा गया है, मेंडल की वंशागति के जो नियम है वहां से पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, सवाल में कवि क्या कहना चाहते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है एक लंबे मटर का पौधा लिया जिसके बैगनी पुष्प थे। ठीक है भैया, चलो तो पहला जो प्रभावी गुण मिला अपने को लंबा मिला और जो है बैगनी पुष्प थे। बात समझ में आई। दूसरा, लंबे थे और बैगनी थे। दूसरी बात कि बौने पौधे लिए, राइट, और इसके सफेद पुष्प थे। इसका मतलब ये कि जब हम एक ही पेड़ के दो लक्षणों की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात करते हैं इसके बारे में, द्विसंकर संकरण के बारे में। तो एक बात तो निकल कर आई कि सर ये जो है ये है द्विसंकर, राइट, ये जो चीज है ये है द्विसंकर संकरण। तो आपने कहा सर ये द्विसंकर संकरण होगा, बिल्कुल होगा। बात समझ में। अब द्विसंकर संकरण यदि होगा तो भैया सीधी सी बात है कि लंबी चौड़ी कहानी यहां पर होगी। यदि हम फिनोटाइप की बात करेंगे तो यही होगा। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। मतलब ये कि 16 डिब्बे बनाने पड़ेंगे अपने को। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो बेटा, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक अंक के लिए आएगा ये। अब 16 डिब्बे बनाओगे तो बहुत इसमें क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग से खेलना पड़ेगा, राइट। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो द्विसंकर संकरण तो ये हो गया, लंबे पौधे हैं, लंबे मटर के पौधे हैं और बैगनी पुष्प है। बात समझ में। अब इनसे मिल क्या रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैगनी रंग के थे। तो बैगनी रंग जो है वो प्रभावी कारक है, प्रभावी लक्षण है। तो मैंने कहा भैया जो बैगनी है, बात समझ में आई, वो कैसा है। तो आपने कहा सर प्रभावी है, बात खत्म हो गई। चलो भैया ठीक है। उसके बाद उनमें से लगभग आधे जो पौधे थे वो बौने थे। मतलब आधे पौधे जो थे लगभग वो कैसे थे, बौने थे, और बचे हुए जो थे वो ऑब्वियसली लंबे रहे होंगे। बात समझ में आ गई। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिक रचना, ध्यान से देखिए, लंबे जनक पौधों की आनुवंशिक रचना जो है वो कैसी रही होगी। तो ध्यान से देखिएगा आपको क्या मिला। मैं फिर से बता रहा हूं, द्विसंकर संकरण है, 16 डिब्बे बनाएंगे, फिनोटाइप ऐसे होंगे, लंबी चौड़ी कहानी, अपन ट्रिक के हिसाब से खेलेंगे इसको। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो इन्होंने कहा है कि लंबे जनक पौधे के जो आनुवंशिक संरचना है वो कैसी होगी। तो इनमें से, राइट, बात समझ में आई, इनमें से कोई एक होगी। ठीक है, तो अब क्या जानकारी मिली, सभी बैगने हैं, बैगनी है, राइट, बैगने नहीं बैगनी है, और आधे जो हैं, लगभग आधे जो हैं, राइट, वो कैसे हैं, बौने पौधे। आपने कहा ओके सर, लगभग आधे जो हैं वो कैसे हैं, बौने पौधे, आधा जो है बौना पौधा मिल रहा है। अब यदि आप यहां पर देखोगे, राइट, तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो, सभी पौधे, देखो अपन लिख भी देते हैं यहां पर, एक तरफ है लंबे और एक तरफ है इसके साथ में बैगनी, यही है ना, और दूसरी तरफ है आपके बौने, और कैसे हैं, तो भैया बौने के साथ में सफेद है। अब आप जानते हो कि ये दोनों कारक जो हैं, बात समझ में आई, ये दोनों जो हैं वो प्रभावी लक्षण है। अच्छा जी, प्रभावी लक्षण है, इसका मतलब ये कि मुझे यहां पर टीटी लिखना पड़ेगा, यहां पर डब्ल्यू डब्ल्यू लिखना पड़ेगा, राइट, और ये जो है भैया ये छुटकू टी हो जाएगा और यहां पर छुटकू डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि प्रभावी को हम कैपिटल से और अप्रभावी जो है उसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं भैया, स्मॉल से। यहां तक की बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। अब यदि मैं इन सब का द्विसंकर संकरण कराऊंगा तो जैसा कि मैंने पहले बताया, समय अपने को बहुत लग जाएगा, उतना अपन समय देंगे नहीं, अपन सीधे यहां पर आंसर से खेलना शुरू करेंगे। कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप यदि इस वाले को देख रहे हो
तो सभी पौधे जो होंगे, बात समझ में आई, वो तो लंबे होंगे, यहां तक ठीक है। सभी पौधे जो हैं लंबे होंगे और कैसे होंगे, बैगनी होंगे। अब आप बहुत ध्यान से देखना, इनका कहना है कि भैया आधे पौधे जो हैं वो बौने हैं, सभी बौने नहीं है। आधे मतलब बौने हैं तो आधे लंबे होंगे, बात समझ में आई। बैगनी वाली बात तो बिल्कुल सही है, लंबे वाली बात गलत है, इसलिए आंसर कैसा हो जाएगा अपना, गलत हो जाएगा। ये जो आंसर है राइट, इस पर जो भी चीज निकल कर आएगी वो कैसी हो जाएगी, गलत हो जाएगी। वहीं के वहीं यदि हम नीचे वाले में देखेंगे तो सभी पौधे जो हैं वो कैसे होंगे, लंबे तो होंगे राइट, और सफेद होंगे। तो ये भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, सारे पौधे जो हैं वो बैगनी होने चाहिए, सारे पौधे जो हैं वो बैगनी होने चाहिए और आधे उसमें से जो हैं वो बौने होने चाहिए। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ, राइट, अब इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर आपको बौने पौधे भी मिलेंगे और बैगनी मिलेंगे। देखो WW तो सारे बैगनी मिलेंगे, बात समझ में आ रही है। तो इसमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ बौने मिलेंगे क्योंकि दोनों दिया हुआ है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों दिया हुआ है। और कैसे मिलेंगे, तो भैया बैगनी मिलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। और नीचे वाला जो है वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ लंबे, कुछ बौने, कुछ बैगनी और कुछ कैसे मिलेंगे, तो सफेद मिलेंगे। बात समझ में आएगी, कुछ कैसे मिलेंगे, तो भैया सफेद मिलेंगे। तो वहां पर कहानी वैसे ही खत्म हो गई। तो अपना जो ग ऑप्शन है ये कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा। आप इसको जो है ट्रिक से ही याद कर सकते हो। आप इसको देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, कुछ बैगनी है, सॉरी कुछ बौने हैं, कुछ लंबे हैं, बैगनी तो सारे हैं। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट किया जाए। तो ग ऑप्शन जो है वो अपना बिल्कुल भी क्या होगा, सही होगा, राइट, बोलो यस सर। अगला सवाल बड़ा शानदार है। हम बात कर रहे हैं समजात अंगों के बारे में। बात समझ में आई, मतलब जिनकी जो मूलभूत संरचना है, जो मूल संरचना है बाबू, बात समझ में आ रही है, मूल संरचना है, जिनकी जो मूल संरचना है वो एक समान है। बहुत ध्यान से देखिएगा, समजात बोल रहे हैं ना, इसका मतलब क्या, एक जैसी प्रजातियां, एक जैसा तरीका, एक जैसा उनका जो है मूल संरचना होगी। तो मूल संरचना जो है वो एक समान है। आपने कहा ओके सर, पर कार्य जो होंगे वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। पर जो कार्य हैं वो कैसे होंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, कार्य जो हैं वो होंगे अलग अलग, अलग और अलग। बात समझ में आई। अब ऐसा, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका उल्टा हो जाएगा तो समरूप होगा, इसका उल्टा हो जाएगा तो समरूप होगा, मतलब मूल संरचना अलग अलग होगी, कार्य एक जैसे होंगे, तो उसको अपन समरूप बोलेंगे। जब हम बात बोल रहे हैं समजात, सम यानी कि एक समान, जात यानी कि मूल संरचना जो है वो एक समान है। बात समझ में आई, बोलो यस सर। तो मूल संरचना जो है वो एक समान है, कार्य जो है वो कैसा है, अलग अलग है। इनको अपन समजात अंग जो है उसका उदाहरण बोलते हैं। चलिए भैया, हमारा हाथ, ओके, ये इधर सामने की तरफ पे निकला हुआ है, हमारा हाथ, बात समझ में आई। और कुत्ते के अग्रपाद, मतलब ये कि जो डॉगी है राइट, उसका आगे वाले जो पैर हैं दोनों, मूलभूत संरचना कैसी है, एक समान है। बात समझ में आई। पोजीशन बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस क्या है, शारीरिक संरचना का। पर मूलभूत जो संरचना है, मूल जो संरचना है वो कैसी है, तो एग्जैक्टली वो एक जैसी है। बात समझ में आई। इसका मतलब ये तो सही है। हमारे दांत और हाथी के दांत एक ही जगह से निकलते हैं, हमारे दांत और हाथी के दांत जो हैं वो एक समान होते हैं। बात समझ में आ रही है। हमारे जो ये वाले दोनों दांत होते हैं, हाथी के यही वाले बहुत बड़े हो जाते हैं। और फिर हम लोग एक मुहावरा भी चिपकाते हैं, हाथी के दांत खाने के कोई और, दिखाने के कोई और। ठीक है, हिंदी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, पर यदि हम बायोलॉजी की बात करें तो हमारे दांत और हाथी के जो बड़े वाले दांत हैं, प्रकृति ने उसको इस तरीके से बनाया है कि वो उनकी माध्यम से अपनी रक्षा कर सके और बस रक्षा कर सके। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो इस तरीके से जो है बहुत ध्यान से देखिएगा, हमारे दांत और हाथी के दांत जो है बिल्कुल समजात अंग होंगे। आलू और घास के ऊपरी भूस्तारी, इसका मतलब क्या है, राइट, इसका मतलब यह है कि आलू के ऊपर और घास के ऊपर जो पहला अंकुरण के बाद हर एक कलर का रंग का जो है तना निकलता है, उसकी यहां पर बात हो रही। तो ये दोनों भी कैसे हैं,
कार्य भले ही अलग अलग हो सकता है, बात समझ में आई, पर जो मूल संरचना है बाबूजी वो एक समान होगी। तो जब तीनों ही सही है तो यही अपना जो आंसर है वो क्या होगा? जी हां, सही जवाब। बात समझ में आई? बोलो यस सर, सही जवाब, खत्म बात। राइट तो यही हमारा जो है क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए भैया आगे बढ़ेंगे, कहानी बड़ी शानदार है। चलो 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 आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? ओके, ऑप्शंस के बारे में हम बात करते हैं। चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी और जीवाणु। चीन के विद्यार्थी तो यार नहीं रखना चाहिए था। अच्छा पता है यहां कवि ने ऐसा क्यों रखा है, लेखक ने ऐसा क्यों रखा है? क्योंकि चाइना में ना यदि बाहर के लोग चीन वालों को देखेंगे तो सब एक जैसे ही दिखते हैं। बात समझ में आ रही है? ऑलमोस्ट सबके जो नैन नक्श है ना वो एक जैसे ही है। हो सकता है कि जो बाहर के लोग हैं वो इंडिया वालों के बारे में ऐसा सोचते हो, बात समझ में। पर देखना चाइना में मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स नहीं जो लोग हैं बेसिकली, वो लगभग एक समान ही दिखते हैं। पर यार ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है पड़ोसी है थोड़ी बनती नहीं, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप एग्जाम्पल में शामिल कर दोगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, हमारी विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता है? तो भाई चीन के जो विद्यार्थी हैं, बात समझ में आ रही है, वो है तो इंसान ही ना, तो आंसर यहीं पर खत्म हो गया, तो यही अपना सही आंसर होगा। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये होना चाहिए था बट इट्स ओके। चिंपैंजी आप लिख सकते हो, पर याद रहे चिंपैंजी गलत ऑप्शन है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंसान है वो किसके जैसे दिखेंगे? इंसानों के जैसे दिखेंगे। बात समझ में आ रही? टारगेट किया गया है यहां पर चाइना को, ये बात तो क्लियर है। चलिए, मकड़ी और जीवाणु जो है वो हो ही नहीं सकते। कहां से समानता है मकड़ी और जीवाणु जैसी? हाँ, चिंपांजी जैसे कुछ एक हरकतें हो सकती हैं, पर वो आंसर गलत है। तो गलत गलत गलत। सही आंसर जो है वो क्या होगा? चीन के स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी। बट बड़ा फनी क्वेश्चन था। बढ़ेंगे आगे अगले कहानी को लेकर। चलिए, एक अध्ययन से पता चला कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चे के जनक, ठीक है, तो बच्चा जो है उसकी हल्के रंग की आंखें हैं। एक और चीज, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, बात समझ में आ रही है, उसको पढ़ना बहुत ध्यान से, क्योंकि ना बड़े कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा है यहाँ पर। बात समझ में? चलो, एक अध्ययन से पता चला हल्के रंग की आंखों वाले बच्चे के जनक माता पिता की आंखें भी जो हैं हल्के रंग की हैं। ओके जी, माता पिता जो हैं इनकी भी जो आंखें हैं वो कैसी हैं? हल्के रंग की। इसके आधार पर क्या हम यह कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण जो है वो प्रभावी है? बात समझ में? क्या हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स, देखो यहां पर क्या कह रहे हैं कि भैया पेरेंट्स जो है उनकी जो आंखें हैं वो भी हल्के रंग की है। बात समझ में? जो बच्चा है उसकी भी जो आंखें हैं वो भी कैसी है भैया? हल्के रंग की। बात समझ में? तो ये कह रहे हैं कि एक बात बताओ, पेरेंट्स में भी हल्का रंग है? हल्का रंग, हाँ ठीक है, बच्चे में भी वही रंग है। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि जो हल्का रंग है वो प्रभावी लक्षण है। बात समझ में आई? तो यही अपने से पूछ रहे हैं कि प्रभावी लक्षण है कि अप्रभावी लक्षण है। बाबू थोड़ा सा बता तो जाओ, गर्मा गर्म एक एक्सप्लेनेशन तो हो जाए। बहुत ध्यान से देखिए, हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि जो हल्का रंग है, राइट, वो कैसा होगा? प्रभावी लक्षण होगा। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि जो हल्का रंग है वो प्रभावी लक्षण होगा, क्योंकि आप जानते हो क्योंकि आप जानते हो कि जो हमारा शुद्धता का नियम है या पृथक्करण का नियम है मेंडल सर का, राइट, वो ये कहता है कि अप्रभावी जीन भी साथ साथ में एक वंश से दूसरे वंश में ट्रेवल करते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यह बताना संभव नहीं है कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी है, जब तक कि दोनों प्रकार के विकल्पों का पता ना चल जाए। अब दूसरा विकल्प तो पता ही नहीं है अपने को, काले रंग की है, सुनहरे रंग की है, या फिर भूरे रंग की है, या फिर नीले रंग की है। आपको पता है जब हम सबका जन्म होता है तो हमारी जो आंखें होती हैं वो ऑलमोस्ट नीले रंग की होती हैं। बात समझ में आ रही है? पर जैसे जैसे, ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, ऑलमोस्ट नीले रंग की होती है, फिर आसपास की जब लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है तो धीरे धीरे उसका जो रंग होता है ना, वो बदलने लगता है और वो ब्लैक हो जाती है। तो आप देखना छोटे बच्चों की आंखें, पता है उनकी सुंदरता में उनकी आंखों का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। छोटे बच्चों की आंखें आप देखना एकदम काली होती है, बिल्कुल, मतलब ये वाला जो पोर्शन है बाहर वाला, राइट, एकदम सफेद होता है, और बीच की जो पुतली होती है ना आसपास वाली कॉर्निया, वो पूरा एकदम ब्लैकिश होता है। इसलिए कितनी मासूमियत और कितने कितने क्यूट से लगते हैं वो। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, हम हमारे आसपास की जो प्रकाश एंड ऑल दैट है, लाइट, इसके संपर्क में हम आते हैं
और जो आंखें होती हैं फिर वो काले से धीरे धीरे भूरे होने लगती हैं, फिर और भूरी होने लगती हैं। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे आंखों का आकार तो वही रहेगा पर जो रंग है वो बदलता जाएगा। बात समझ में आई? बोलो यस सर। शानदार ये कहानी। चलिए कहीं और पहुंच गए थे अपन आंखों की बात करते करते, है ना, बट अच्छी बात है। चलो, तो जब तक हम ये नहीं बता सकते कि कोई और प्रकार का विकल्प होगा तब तक हम ये बता ही नहीं सकते कि लक्षण जो है वो क्या है। ध्यान से देखिएगा, लक्षण जो है वो प्रभावी है कि अप्रभावी है। अरे भैया, जब आप F1 पीढ़ी के मेंडल के प्रयोग में मटर के बारे में बात किया करते थे तो आपको ये तो पता था ना कि लंबे पौधे भी होते हैं, बौने भी होते हैं। अब यदि किसी ने कहा कि नहीं नहीं, मटर के जो पौधे हैं वो जो पौधे थे उनमें आपस में संकरण हुआ और जो आपको जनक मिला वो भी बौना है, बौना पौधा आपको मिला। बात समझ में? तो ये जो दो चीजें आई ये तो आप याद करो सिर्फ 25% था। आप याद करो ये सिर्फ 25% था। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो ये सिर्फ बाबू 25% ही तो था। किसका? राइट, जो जीन थे उसका। अब याद करो, अपने को F1 पीढ़ी में 4 पौधे मिलते थे और उन चारों में से सिर्फ एक जो है, 3 जो है वो लंबे हुआ करते थे, एक बौना हुआ करता था। उसी बौने का यदि 100 पर अगण कराओगे तो आपको बौना पौधा मिलेगा ना। पर ये लक्षण कैसा है? बौनापन वाला, ये अप्रभावी है। बात समझ में आ रही है? तो यदि जनक और इसके सेम है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो प्रभावी है, इसका मतलब ये कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो इसका मतलब क्या होगा? अपने पास ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसी भी संभावना हो सकती है कि जनक माता पिता में दोनों ही विकल्प हल्के रंग की आंखों के हों, क्योंकि लक्षण की प्रतिकृति दोनों जनकों से वंशानुगत होती है। अप्रभावी तभी होंगे जब दोनों प्राप्त जीन अप्रभावी होंगे। अतः हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, मतलब ये कम से कम 2 प्रकार के लक्षण तो पता होने ही चाहिए यदि हम F1 पीढ़ी की बात कर रहे हैं तो। और ये F1 पीढ़ी का ही है, ठीक है जी। चलो, नहीं बता सकते हम, दूसरा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। चलिए इस कहानी को थोड़ा और स्क्रीनशॉट तो लो यार। चलिए आइए निपटाते, आ जाओ। जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार परस्पर संबंधित है? भयंकर तगड़ा, एकदम जय और वीरू की जोड़ी है। लिख भी दो यहां पर, जैव विकास जो है वो जय है और ये वीरू है। बात समझ में आई? ये जय है और ये वीरू की जोड़ी है। हाँ जी, अब बोलो। भयंकर कनेक्टेड है और दोनों जो है एक दूसरे पर आश्रित तो नहीं कह सकते, संबंधित है। बात समझ में? कैसे? देखो, विभिन्न जीवों के बीच में समानता और विभिन्नता के आधार पर ही उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। समानता और विभिन्नता दोनों चीजें, समानता और विभिन्नता, ठीक है। आप याद करो, ठीक है, जब हम F2 पीढ़ी लेते हैं, जब हम मटर में राइट F2 पीढ़ी लेते हैं, ठीक है, एक संकर के लिए, बेटा एक संकर की बात हो रही है यहां पर, है ना। एक संकर के लिए जब हम F2 पीढ़ी लेते हैं तो अपने को जीनोटाइप मिलते हैं। कैसे? तो जीनोटाइप आपको यदि याद हो तो 1, 2 और 1 मिलते हैं। फिनोटाइप अपने को मिलते हैं 3, 1। तो समानता क्या है? ध्यान से देखना, समानता ये थी कि 3 लंबे एक बौना था। समानता क्या है कि 3 लंबे पौधे थे और एक बौना था, और वो जो तीनों लंबे पौधे थे उसमें से 2 जो थे उनके अंदर बौनेपन का भी आनुवंशिक गुण था, और जो एक था उसके अंदर बौनेपन का कोई आनुवंशिक गुण नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि समानताएं भी थी और आपकी जो है विभिन्नताएं भी थी। समानताएं भी थी और कौन सी चीज थी? विभिन्नताएं भी थी। तो विभिन्न जीवों के बीच में समानता और विभिन्नताओं के आधार पर ही उनका वर्गीकरण किया जाता है। 2 अलग अलग प्रजातियां स्पीसीज के बारे में बात करें, जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट का होगा। जितनी अधिक समानताएं होंगी उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? एक तो बात समझ में आ रही है, इस पूरी प्रकृति का सबसे ज्यादा खतरनाक प्राणी, सबसे ज्यादा खुरापाती दिमाग वाला प्राणी, बात समझ में आ रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मनुष्य। और दूसरा पता है कौन सा होगा? बंदर। पूर्वज तो एक ही ना। बात समझ में आई? तो यदि हम बात करते हैं चिंपैंजी की, यदि हम बात करते हैं किसकी? आदि मानव की, यदि हम बात करते हैं मनुष्यों की या फिर बंदर की, सबके पूर्वज कैसे रहे होंगे? सेम रहे होंगे।
बात समझ में आई? इसका मतलब ये कि जैव विकास और वर्गीकरण का अध्ययन दोनों आपस में कैसे हैं बाबू? तो कनेक्टेड है। नोट किया जाए। आ रही है आप? सवाल तो बढ़िया प्रैक्टिस करने के लिए और चैप्टर को समझने के लिए और भी आसानी हो जाती है यहां से। ठीक है, चलो ठीक है जी। अगला जो सवाल है क्या कह रहा है, बात करते हैं। एकदम हलवा क्वेश्चन, समजात और समरूप अंग। ठीक है ना, ध्यान से देखना। यहां पर आएगा समान मूल संरचना, समान मूल संरचना, अलग 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 नहीं, अलग अलग कार्य। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एग्जाम्पल लिया था, 3 एग्जाम्पल थे तगड़े वाले। समरूप अंग, समान कार्य, कार्य एक जैसा करेंगे, कार्य में कोई दिक्कत नहीं। कार्य कैसा करेंगे? एक समान करेंगे। समान कार्य, अलग अलग, समान कार्य और अलग अलग संरचना। अब एक बात बताओ, तितली है उसके पास भी पंख है, चिड़िया है उसके पास भी पंख है, और चमगादड़ के पास भी पंख है, पर तीनों की जो संरचनाएं हैं वो अलग अलग है, पर कार्य तीनों का एक ही है, उड़ने का। कार्य तीनों का कैसा है? एक ही है, उड़ने का। बात समझ में आई? पर संरचनाएं जो हैं वो कैसी है? अलग है। भाई चमगादड़ के जो पंख होते हैं सामने से निकले हुए होते हैं, और तितली और यदि हम चिड़िया की बात करें तो उसके पंख जो हैं वो साइड से निकले होते हैं। बात समझ में आई? तो अलग अलग प्रकार के क्या रहेगी? संरचना रहेगी। कौन सी? शारीरिक, मतलब अलग अलग प्रकार की दोनों की हड्डियां होंगी। आप इन सबको जो है चमगादड़, तितली और चिड़िया जो है सबका एक्सरे करो जरा, सबकी आपको अलग अलग प्रकार की हड्डियों का क्या मिलेगा? राइट, क्या मिलेगा? तो संरचना मिलेगी। तो मैं कह रहा हूं भैया कार्य समान है, संरचना कैसी है? अलग अलग है। बात समझ में? बोले यस सर। वहीं के वहीं यदि हम मूल संरचना की बात करें तो वो समान होती है समजात अंग में। और कार्य कैसे होते हैं? ध्यान से देखिएगा, तो अलग अलग होते हैं। बात समझ में? अब जैसे हमारे दांत और हाथी के दांत, हमारे दांत से हम बढ़िया खाना वाना ये वो सब खाते हैं, पर हाथी के जो लंबे वाले दांत हैं, राइट, वो सिर्फ उसकी रक्षा के लिए काम आते हैं और बहुत सारी शारीरिक गतिविधियों के लिए। खाना खाने में उसका कोई काम नहीं। तब तो कहते हैं हाथी के दांत जो है वो दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। बात समझ में आई? बोला यस सर। तो बस खत्म खेल। ठीक है जी। अब जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है उसको उदाहरण के साथ में हमारे जो कंप्यूटर महाशय हैं उन्होंने थोड़ा एलोबरेट किया है, एक्स्ट्रा बताया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ऐसे जीव जिनमें ऐसे अंग होते हैं जिनकी समान आधारभूत संरचना होती है परंतु कार्य जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। पहली बात, उन्हें समजात अंग कहते हैं, जैसे मेंढक, पक्षी और मनुष्य। मेंढक, पक्षी और मनुष्य के अग्रपाद की जो अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, वह समान होती है। मेंढक भाई कूदता है, मेंढक जो है, अब ये तो एक्टिंग में कर नहीं पाऊंगा पर ध्यान से देखना, मेंढक ऐसे पकड़ के कूदता है, राइट। पक्षी जो है वो उड़ते हैं, और मनुष्य जो है, बात समझ में आ रही, वो तो पता नहीं हाथ से कितने प्रकार के काम करते हैं, अलग अलग प्रकार के, लिखने का काम, बॉलिंग करने का काम, बैट पकड़ने का काम। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक समान शारीरिक संरचनाएं, हड्डियों और अस्थियों की समान आधारभूत संरचनाएं, पर इन सब के जो कार्य हैं वो कैसे हैं? अलग अलग हैं। बोलो यस सर। कहानी यहां पर एक भाग समाप्त हुआ। ऐसे अंग जो एक समान कार्य करते हैं पर जिनकी संरचनाएं जो है, हड्डियों का जो स्ट्रक्चर है, एक्सरे कुल मिलाकर डिफरेंट है, उनको हम क्या कहते हैं? समरूप। अरे जिनका रूप, जिनका जो है क्या है? कार्य एक जैसा है। कार्य एक जैसा है मतलब कि वो एक रूप में दिखते होंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, पर उनका जो शारीरिक ढांचा है वो डिफरेंट है। इनको अपन कहते हैं समरूप अंग। कीट के पंख, पक्षी के पंख, और बेस्ट है फेवरेट एग्जांपल चमगादड़ के पंख। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। एक और क्वेश्चन का आंसर दो। मुर्गा और मुर्गी के पास भी पंख होते हैं, बोलो यस सर। फिर लंबी उड़ान क्यों नहीं भर पाते? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, राइट। बोलो यस सर। ठीक है जी। चलिए, कबूतर उड़ जाता है, शारीरिक संरचना में बहुत परिवर्तन नहीं है, कबूतर उड़ जाता है, पर
मुर्गे और मुर्गी बहुत लंबी और ऊंचे तक उड़ान क्यों नहीं भर पाते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट हो जाए गर्मा गर्म, है ना। आ जाओ, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग याद करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाइए। अच्छा, एक पूरा अपन प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि कुत्ते की खाल जो है उसका प्रभावी रंग आप कैसे ज्ञात कर सकते हो। एक बार अपने से ट्राई करो। F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी जो होगी एक संकरण के हिसाब से, क्रॉस के हिसाब से ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप ट्राई कीजिए, बढ़ते हैं आगे। हरिए, अब देखो भाई, अपने को बताना है प्रभावी रंग। क्या बताना है, ध्यान से देखिएगा। अपने को बताना है खाल का प्रभावी रंग। ठीक है, तो इसके लिए अपन ने क्या किया, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप जो है एक कुत्ता ले लीजिए और एक जो है कुतिया ले लीजिए। बात समझ में आ रही है। और दोनों के बीच में जो है क्या होगा भैया, तो सीधी सी बात है कि निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होगा। तो अपने को बताना है कि प्रभावी रंग कौन सा होगा। तो एक काम करते हैं कि हम जो है एक काले रंग का कुत्ता ले लेते हैं। चलो, तो हमने जो है एक काले रंग का कुत्ता ले लिया, तो उसको हम यहां पर लिख देते हैं काला रंग। ठीक है, काला। और एक जो है राइट सफेद रंग की कुतिया ले लेते हैं, सफेद। चलिए, तो जो काला रंग है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि ये प्रभावी लक्षण है तो इसके लिए हमने लिख दिया बी एंड बी। यदि ये प्रभावी लक्षण है तो इसके लिए हमने क्या किया, बी एंड बी लिख दिया। बोलो यस सर। यदि सफेद रंग है तो उसके लिए हम छोटा बी और छोटा बी लिखेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। आप बोलोगे सर सफेद है तो व्हाइट है तो डब्ल्यू अपन लिखेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। राइट, काला रंग जो है वो कैपिटल बी, सफेद रंग जो है वो स्मॉल बी और स्मॉल बी। बात समझ में आ गई। अब दोनों के बीच में जब क्रॉस हुआ तो कौन से ऑप्शंस मिले, बहुत ध्यान से देखिएगा। कैपिटल बी, स्मॉल बी, बी और बी, फिर कैपिटल बी और दूसरा वाला बी। चलो, उसके बाद ये कैपिटल बी, उधर वाला कैपिटल बी, फिर ये कैपिटल बी और यहां वाला कैपिटल बी। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। तो बड़ी शानदार ये कहानी है। देखो अब अपने को 4 ऑप्शंस मिले। अब जो है अपने को 4 ऑप्शंस मिले। ठीक है, 1 2 3 अपने को 4 ऑप्शंस मिले। अब यहां पर ये देखा गया कि भैया सभी जो थे वो काले थे, मतलब ये भी काला था, राइट, ये जो है ये भी काला था, ये जो है ये भी काला था, और ये जो है ये भी काला था। दैट्स ऑल। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। तो भैया सारे के सारे जो थे वो काले थे। अब देखो जीन दोनों हैं, जीन इसमें काले वाले का भी है, सफेद वाले का भी है, पर भैया जब हमने उसका भौतिक स्वरूप देखा, राइट, तो अपने को यह पता चला कि सारे के सारे जो हैं वो कैसे हैं, काले हैं। तो इससे एक चीज निकल कर आई कि सुनो भैया, सिंपल सी कहानी, जो काला रंग है वो कैसा है, प्रभावी है, और जो सफेद रंग है बाबू, बात समझ में आई, वो जीन आगे ट्रेवल तो कर रहा है, एक वंश से दूसरे वंश में जा रहा है, राइट। इसको हम F1 पीढ़ी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बच्चे। तो 4 ही ऑप्शन के बच्चे हो सकते हैं, बोलो यस सर। ठीक है, तो काला रंग जो है वो प्रभावी है, वहीं के वहीं जो सफेद रंग है वो अप्रभावी है। सफेद रंग जो है वो कैसा है, अप्रभावी है। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। तो काला रंग जो है वो प्रभावी है, सफेद रंग जो है वो कैसा है, अप्रभावी है। तो हमने कहा भैया प्रभावी है तो कैसा होगा, उजागर होगा। बोलो यस सर। कैसा होगा, तो उजागर होगा। अप्रभावी यदि है तो ये छिपा हुआ रहेगा। तो एक जो है उजागर होगा, दूसरा जो तरीका है वो कैसा होगा, छिपा हुआ रहेगा। और इससे ये पता चल गया, ये तो पूछना था, ठीक है, कि प्रभावी रंग जो है उसको कैसे बताओगे। तो प्रभाविता का नियम कहता है कि जो प्रभावी आपका लक्षण रहेगा वो अप्रभावी लक्षण पे भारी पड़ेगा। तो सारे के सारे, राइट, सारे के सारे जो संतानें थी वो कैसी पैदा हुई, काली पैदा हुई। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। शानदार है कहानी, बोलो यस सर। काला रंग प्रभावी, सफेद रंग जो है वो कैसा है, अप्रभावी है। ठीक है, चलिए नोट किया जाए। पक्का। चलो अगला सवाल हमारा इंतजार कर रहा है, विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है। ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा, जीवाश्म का मतलब क्या, ठीक है, ठीक है। देखो सजीवों के प्राकृतिक रूप से बने अवशेष, बात समझ में आ रही, प्राकृतिक रूप से बने हुए अवशेष, मतलब कोई बॉडी है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जब वो क्या होते हैं, जब वो मर जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, जमीन में दब जाते हैं, तो उनके जो अवशेष मिलते हैं, ध्यान से देखिएगा,
सजीवों के प्राकृतिक रूप से बने अवशेष। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। सजीवों के प्राकृतिक रूप से बने जो भी अवशेष होंगे, सजीवों के प्राकृतिक रूप से बने जो भी अवशेष होंगे, राइट, उसको अपन जीवाश्म कहते हैं। ठीक है जी, बोलो यस सर। अब इससे जो है हम विकासीय संबंध बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? बहुत ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं मेरे पास ये जमीन है, जमीन की ऊपरी लेयर, अंदर वाली लेयर, परत दर परत अपन खोदते जाते हैं तो जमीन जो है वो इस तरीके से होती है। अब अपने को एक जीवाश्म यहां मिला, एक यहां मिला, नीचे जाने पर आपको अलग अलग प्रकार के जीवाश्म मिले। आप जब सबके स्टडी करोगे तो आप ये बता सकते हो ना कि भाई जो जीवाश्म सबसे नीचे है, जो जीवाश्म सबसे नीचे है, जो हड्डियां, जो भी शारीरिक भाग है वो सबसे नीचे है, इसका मतलब वो बहुत पहले जमीन के अंदर दब गया होगा। बात समझ में? और ऊपर वाले जो होंगे वो लेट दबे होंगे। तो जितने नीचे जीवाश्म आपको मिलेगा, इसका मतलब वो उतना पुराना है, वो उतना पुराना है। बहुत नीचे होगा, बहुत दिनों का होगा तो वो तो हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाएगा। तो जितना नीचे जीवाश्म मिलेगा उतना क्या होगा? पुराना होगा। आपने सुना होगा कि भैया आज खुदाई करने पर अवशेष मिले, डायनासोर के अवशेष मिले, इस जीव के अवशेष मिले। बात समझ में आ रही है? तो ये किसको बताता है? ये उस समय को बताता है। तो इसका मतलब ये कि जैसे जैसे आपको जीवाश्म मिलते जाएंगे वैसे वैसे आप जैव विकास के बारे में बात करते जाओगे। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। ठीक, चलिए तो ये वाली बात हो गई। अब देखो तो इसको अपन थोड़ा पॉइंट्स में लिख देंगे तो ये कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। कैसे? देखिए, पृथ्वी की सतह से निकट वाले जीवाश्म जो होते हैं वो गहरे स्तर पर पाए जाने वाले जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए होते हैं। इससे हम ये बता सकते हैं कि किस जीव का उद्भव पहले और किसका बाद में हुआ होगा। जितना नीचे जीवाश्म आपको मिलेगा उतना पुराना वो जीवाश्म होगा। बात समझ में आई? और हम जो है कुछ तकनीक होती है, बात समझ में आ रही है, जिनसे ये भी बता सकते हैं कि कितने साल एग्जैक्टली पुराना वो जीवाश्म रहा होगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। कुछ इसी तरीके से हम फॉसिल डेटिंग, है ना, तो फॉसिल डेटिंग ही वो तकनीक है जिससे हम जीवाश्म जो है उसके उस समय के बारे में बता सकते हैं कि लगभग ये इतने 1000 साल पुराना है, इतने 100 साल पुराना है, इतने साल पुराना है। बात समझ में आ रही है? आप फॉरेंसिक डेट साइंस जो होती है या जब पोस्टमार्टम भी किसी जीव का किया जाता है, मनुष्य में बेसिकली होता है, तब यह भी बता दिया जाता है कि जो डेथ है वो कितने समय पहले हुई है। तब यह भी बता दिया जाता है कि जो डेथ है वो किस तरीके से हुई है। बात समझ में आई? तो ये सारी जो चीजें, इसका लेना देना किससे है? बेसिकली फॉसिल डेटिंग तो नहीं कह सकते हम, पर ये वो तकनीक है जिससे आप कब कौन सा काम हुआ इसके बारे में बात कर सकते हो। साथ में यदि हम बात करेंगे जीवाश्म आर्कियोप्टेरिक्स, वाह क्या नाम है, दो भिन्न प्रकार के स्पीशीज के बीच में क्या होती है? कड़ी या लिंक जो होती है उसको क्या करते हैं? दर्शाते हैं। जीवाश्मों से जीवों और उनके पूर्वजों के बीच में विकासी विशेषकों को स्थापित करने में सहायता मिलती है। किसने बताया होगा कि जो मनुष्य यानी कि इंसान है, उनके जो पूर्वज थे वो बंदर थे। चिंपांजी, इंसान, लंगूर, बंदर, इन सब का लेना देना एक आदि मानव। बात समझ में आई? तो इन सब का जो लेना देना है, इन सब के जो पूर्वज हैं वो एक ही थे। किसने बताया होगा? कैसे पता चला होगा? जीवाश्म में फॉसिल डेटिंग से ही तो पता चला होगा ना अपने को। बात समझ में आ रही है? तो शानदार ये कहानी है, राइट। ये चारों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। जीवाश्म जो है जैव विकास के बीच में जो भी संबंध है उसको दर्शाने के लिए, बताने के लिए एक बड़ा अच्छा माध्यम है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। बढ़िया से इसका नोट किया जाएगा। हरी आप। ठीक, चलो 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 इस कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलेंगे। किन प्रमाणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई? अरे बाबा, अजैविक पदार्थ, अजैविक पदार्थ। बात समझ में आई? इसका मतलब ये कि ध्यान से देखना, इसका मतलब ये कुछ ऐसे अजैविक पदार्थ, मतलब क्या? हम बात कर रहे हैं अजैविक गुणों के बारे में। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? तो ध्यान से देखिएगा, अजैविक गुणों के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अजैविक गुणों के बारे में। हम बात कर रहे हैं बेसिकली अजैविक अणुओं के बारे में। हम बात कर रहे हैं अजैविक अणुओं के बारे में। बात समझ में आई? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सीधे सीधे एक्सपेरिमेंट करने वाली बातें हैं। देखो,
कौन से ऐसे प्रमाण हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि जीवन की जो उत्पत्ति है वो अजैविक पदार्थों से हुई है? इसका मतलब ये बहुत सालों पहले, हजारों लाखों करोड़ों सालों पहले, बात समझ में आई, जब पृथ्वी पर जीवन नहीं था, सवाल पैदा होता है कि जीवन कैसे आया। तो देखो, अब इसके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो अपन नहीं दे सकते क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। कितनी भी आप रिसर्च कर लो, आप सटीक तरीके से नहीं बता सकते, आप सटीक तरीके से नहीं बता सकते। बात समझ में आ रही है? तो विज्ञान में आप अभी कितनी भी रिसर्च कर लीजिए, आप सटीक तरीके से नहीं बता सकते कि कब जो जीवन है उसकी उत्पत्ति हुई और एग्जैक्टली क्या रहा होगा। अपन थोड़ा सा ऑप्शन के टर्म्स में देखते हैं। अच्छा, ऐसा हुआ होगा, एक्सपेरिमेंट पर यह कहानी फिट बैठ रही है, राइट? तो ध्यान से देखना, कभी तो कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर, बात समझ में, कभी तो कुछ अणु या मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर जो है, राइट, उनके अंदर एक एनर्जी बनाने वाली चीज, आप ये समझ लो कि कोशिका तो बहुत बाद में बनी, कोशिका की पहले भी कई सारी चीजें बनी होंगी, जैव अणु बने होंगे जिनमें आपके प्रोटीन आते हैं, कार्बोहाइड्रेट आता है, वसा आती है, ये सारी चीजें पहले बनी होंगी, फिर इन सबका संलग्न हुआ होगा, ये सब आपस में मिलकर मिली होंगी ये सारी चीजें, और इन्होंने निर्माण किया होगा कोशिका जैसी चीजों का, और उसके बाद जो है, तब तो हम कहते हैं कोशिका जो है वो जीवन की क्या है, इकाई है। तो ये सब होने में बहुत टाइम लग गया। तो हुआ क्या था, बहुत ध्यान से देखिएगा, स्टैनले एल मिलर, ओके, क्योंकि हम तो डेविड मिलर ही जानते हैं जो क्रिकेटर हैं, शानदार खेलते हैं, राइट। स्टैनले एल मिलर और हेलार्ड सी उरे द्वारा 1953 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया और इसके आधार पर यह पुष्टि की गई कि उन्होंने कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण को निर्मित किया जो संभवतः प्राथमिक या प्राचीन वातावरण के समय था जब जीवन की उत्पत्ति की कहानी लिखी गई, मतलब जैव अणुओं का निर्माण हुआ। जीवन से पहले, जैव से पहले, जीव से पहले जैव अणु बने। कौन से? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब बने, राइट? बोलो यस सर। क्योंकि जब तक ये सब नहीं बनेगा, जब तक ये सब बनेगा ही नहीं, बात समझ में आ रही है, जब तक न्यूक्लिक अम्ल नहीं बनेगा तब तक डीएनए नहीं बनेगा। जब डीएनए आरएनए नहीं बनेगा तब तक फिर कुछ होने वाला नहीं है, जीवन कैसे बनेगा? ठीक है, जो संभवतः प्राथमिक या प्राचीन वातावरण के समान था, इसमें अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु थे, लेकिन ऑक्सीजन के नहीं थे। सोचो, अमोनिया था, मीथेन था, हाइड्रोजन सल्फाइड था, पर ऑक्सीजन नहीं था। पात्र में जल भी था, बात समझ में आई, पर अकेला ऑक्सीजन नहीं था। आप सोचो, कई बार ऐसे कहा जाता है कि मंगल पर जीवन संभव है क्योंकि वहां पर किसी को मीथेन गैस मिली है। बात समझ में आई? तो मंगल अभी उसी सिचुएशन से गुजर रहा है। हालांकि इतना आसान नहीं है ये कह पाना कि मंगल में जीवन हो ही जाएगा, मतलब हम वहां जाकर एक आर्टिफिशियल वातावरण बनाए, बड़े बड़े जो गोडाउन डोम होते हैं या गोदाम जैसी चीजें जो होती हैं उनके अंदर हम जाकर रहें, वो एक अलग चीज है, पर खुले वातावरण में अभी मनुष्य वहां नहीं रह सकता। कारण क्या है? एक तो भैया ग्रेविटी, दूसरा जो वातावरण है उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं उस लेवल की। बात समझ में? वातावरण ही नहीं है, वातावरणीय गैस मंडल जो है वो इतना पतला है, राइट, कि आपको बिल्कुल बड़ा फ्री फील होगा वहां पे, और जब ये कुछ है ही नहीं तो खुले में अपन घूम ही नहीं सकते। तो अभी जो मंगल है, बात समझ में आई, ये उसी दौर से गुजर रहा है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। एनीवेज, अपन आगे बढ़ते हैं कहानी को लेकर, राइट। तो जब इस पूरे को 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ कम तापमान पर रखा गया तो गैसों के मिश्रण में चिंगारियां उत्पन्न हुई, ओके। जैसे कि आकाश में बिजली का एक सप्ताह बाद 15% कार्बन सरल कार्बनिक युग्म में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में? तो चिंगारियां पैदा हुई, और इससे क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखना, इससे क्या हुआ, एक स्क्रीनशॉट हो जाए इसका बढ़िया वाला, ठीक है। और इससे क्या हुआ, अमीनो अम्ल जो थे वो संश्लेषित हुए, जिससे प्रोटीन के अणु का, ध्यान से देखो, अमीनो अम्ल जो है वही प्रोटीन बनाता है, या फिर आप ये कह लें कि जो प्रोटीन की एक मौलिक इकाई होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? अमीनो अम्ल। बात समझ में आई? बोलो यस सर। ठीक है, जिससे प्रोटीन के अणुओं का निर्माण होता है। हम जानते हैं कि प्रोटीन जीवन का क्या है? आधार है। बिल्कुल सही बात, प्रोटीन जीवन का आधार है। अतः हम यह कह सकते हैं कि जीवन की जो उत्पत्ति है वह अजैविक पदार्थों से या अकार्बनिक पदार्थों से हुई है। हमने हाइड्रोकार्बन की बहुत ज्यादा बात नहीं की, हमने हाइड्रोकार्बन की बहुत ज्यादा बात नहीं की। ध्यान से देखो, अमोनिया कहा, मीथेन कहा, हाइड्रोजन कहा और जल कहा। हमने ऐसे नहीं कहा कि इथेन भी है, मीथेन भी है, प्रोपेन भी है, ब्यूटेन भी है, बेंजीन भी है, अल्कोहल भी है और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी है। हमने ये बात ही नहीं की। बात समझ में आ रही है? मतलब ये सारे के सारे कैसे थे? बहुत ध्यान से यदि आप देखेंगे तो अजैविक पदार्थ थे,
क्लियर है कहानी पर? यह बहुत पुरानी कहानी है, यह सिर्फ एक प्रयोग के आधार पर बताया गया, पर इसमें भी एग्जैक्ट सटीकता जो है उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। बात समझ में आई? बोला यस सर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती हैं, व्याख्या कीजिए। यह लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है? बहुत ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं भाई मेरे पास एक अमीबा है, आपने कहा ओके सर हो जाए अमीबा अमीबा। चलो मैं कह रहा हूं मेरे पास एक अमीबा है, मैं कह रहा हूं मेरे पास एक कोशी जीव है अमीबा। आपने कहा ओके सर, चलो न्यूक्लियस बना देते हैं यहां पर जो है हम न्यूक्लियस बना देते हैं। ये अमीबा है भाई, ये उसका हमने नाभिक बना दिया, ठीक है। चलो अमीबा अमीबा। जिस दिन क्लास में अमीबा के बारे में पढ़ाया जाता है, बायोलॉजी क्लास में सिर्फ टक 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 की आवाज आती है जैसे अभी आ रही थी। बात समझ में आ रही है? और अमीबा में द्विखंडन एक ऐसा टॉपिक है जिसको हर बच्चे को याद रहता है बहुत दिनों तक, भले ही वो आर्ट्स ले ले कॉमर्स ले ले, आपको कई दिनों तक याद रहेगा। बात समझ में आई? कुछ भी ले ले पर अमीबा कई दिनों तक, जन्म जन्मांतर तक याद रहता है। अगली पीढ़ी को भी अपन बताते हैं कि अमीबा के बारे में हमने कक्षा 10वीं में पढ़ा था। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब ये अमीबा है, इसको बोलते हैं पापा अमीबा, ठीक है, बेसिकली माँ अमीबा, क्योंकि इसी से जन्म हुआ है ना। चलिए अब भाई इससे टूट के दो बने, इसे टूट के द्विखंडन होगा तो दो बनेंगे। मैंने कहा द्विखंडन, तो इससे दो बने, एक ये बना, थोड़ा अमीबा जैसा बना देते हैं अपन इसको, राइट बोलो यस सर। ये लो तो बाबू एक ये बना, ठीक है। चलो एक ये बना, एक ये बना, ये दो बन गए। अब इसमें फिर द्विखंडन हुआ, अच्छा ठीक है। फिर आपको जो है दो और मिले, एक ये मिला, एक और बना, इसमें भी दो मिले, एक ये मिला, एक जो है ये मिला। What is the point? क्या अंतर दिख रहा है? क्या आपको कोई विभिन्नता दिख रही है? नहीं दिख रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहां पर डीएनए डिवाइड हो रहा था, राइट, तो वो कुछ ट्रांसफर, मतलब ये सीधे सीधे क्या बन गया, एक क्लोन बन गया ना। वो सीधे सीधे क्या हुआ, फोटोकॉपी हुई, सीधे सीधे क्या हुई, फोटोकॉपी हुई। क्या आपको बहुत विभिन्नताएं नजर आई? अब ये मत बोलना सर आपने इसमें रंग नहीं भरा, डॉट नहीं बनाया। बात समझ में आ रही है भाई? पापा अमीबा, बेटा अमीबा, बेटी अमीबा, माँ अमीबा, चाचा अमीबा, चाची अमीबा, फूफा अमीबा, फूफी अमीबा, मामा अमीबा, मामी अमीबा, मौसा अमीबा, मौसी अमीबा। बात समझ में आ रही है? जितने पूरे खानदान, अमीबा का पूरा खानदान, अमीबा के रिलेटिव का भी खानदान, उनका भी पूरा खानदान। बात समझ में? सब तो एक ही जैसे दिख रहे हैं भाई, सब तो एक ही जैसे दिख रहे हैं। बात समझ में? इसका मतलब क्या है? यह अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है। और अलैंगिक जनन जो होता है उसमें डीएनए में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। अलैंगिक जनन में डीएनए में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। चलो, तो अलैंगिक जनन में बहुत वेरिएशन नहीं आता, इसलिए विभिन्नताएं जो हैं वो ना के बराबर होती है। मतलब विभिन्नताएं बहुत ज्यादा जो है बाबू नहीं हो पाती है। बात समझ में आई? अब हम बात करेंगे लैंगिक जनन की। तो वही तो पूछा गया है कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती हैं। अरे बाबा, व्याख्या कीजिए, यह लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो ध्यान से देखिएगा, अलैंगिक जनन में केवल एक ही प्रकार के जनक से डीएनए प्रतिकृति यानी कि फोटोकॉपी होती है, जिसके कारण उसमें बहुत अधिक समानताएं होती हैं, जैसे कि गन्ने के पौधे, ठीक है, जैसे कि आपका अलैंगिक जनन वाला कोई भी उदाहरण आप ले लीजिए। बात समझ में आ रही? बहुत विभिन्नताएं या परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इनमें थोड़ी बहुत विभिन्नताएं प्रतिकृति बनने के दौरान ही हो सकती है, छोटी मोटी त्रुटियों के कारण, त्रुटियां जो हैं, गलतियां हैं, उसके कारण हो सकती है, जो कि बहुत कम होती है। पर यदि हम बात करें लैंगिक जनन की, पर यदि हम बात करते हैं कि इसकी लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन में दो जनक के युग्मक, आप सोचो
कि सोचो आप कि इसमें नर युग्मक भी है, मादा युग्मक भी है, दो अलग अलग जगह से डीएनए की प्रतिकृति आ रही है। बात समझ में आई? दो अलग अलग जगह से गुणसूत्र आ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं भैया कि दो जनक के युग्मकों का राइट संलयन होता है और डीएनए जो है उनका क्या होता है, आपस में मिलन होता है, जिसके कारण जो संतति या संतान है, बात समझ में आई, उसमें बहुत अधिक विभिन्नताएं आ जाती हैं। आप सोच कर देखो ना, ठीक है, हमारा हर भाई बहन जो है वो शक्ल से और कुछ एक आदतों से हमारे जैसा भी है और बहुत सारी चीजों में हमसे अलग भी है। मतलब ये कि आनुवंशिक रूप से तो वो हमारे जैसा है, पर पूरा एग्जैक्टली सेम फोटोकॉपी क्लोन नहीं है। बात समझ में आई? मतलब विभिन्नताएं तो होती हैं। तो यहां पर विभिन्नताओं का प्राकृतिक चयन होता है, अनुकूल विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होते रहती हैं तथा एक नई प्रजाति के रूप में विकसित होते रहती हैं। यह स्पष्ट है कि ये विभिन्नताएं वंशानुगत होती हैं तथा जैव विकास को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल करती हैं। ये जैव विकास को, ये जितनी विभिन्नताएं होती हैं, ये क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। बात समझ में आ गई? बढ़िया वाला, इसको नोट कर लिया जाए। चलो ठीक है, इसलिए जो अमीबा है वो हजारों साल पहले भी वैसे ही अमीबा रहा होगा जैसा अभी है। हजारों तो बहुत ज्यादा हो गया, अपन 200 साल की बात करते हैं। 200 साल पहले जो अमीबा है, बात समझ में आई, वो भी वैसे ही रहा होगा जैसा अभी है, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया होगा। पर 200 साल पहले मतलब दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के, पता नहीं, इतना कैलकुलेट आप कर लीजिए, तब से लेकर अभी तक कितना चेंज आ गया हर चीज में। बात समझ में आ रही है? शारीरिक बनावट में चेंज आ गया, व्यवहार में चेंज आ गया, बोली और भाषा तो ठीक है वो समय के हिसाब से बदलती जाती है, कितना परिवर्तन आया, सोच में परिवर्तन आया, आदतों में परिवर्तन आया। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ डीएनए वाला जो आनुवंशिक भाग है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो चलता आ रहा है। बात समझ में आई? तो जितना लैंगिक जनन होगा उतनी विभिन्नताएं होंगी और इसका लेना देना सीधे सीधे जैव विकास के साथ है, क्योंकि परिवर्तन होगा तो ही जैव विकास होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। बात समझ में आई? बोलो यस सर, नोट कर लो। ठीक, कुछ इसी तरीके के एक और बढ़िया सवाल देखते हैं कि संतति में नर और मादा जनकों का आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। भैया अपन सब जानते हैं कि जब हम बात पिता की करते हैं, मनुष्य में हम ले लें, और हम माता की बात करते हैं, बात समझ में आई, तो पिता के पास में देखो 23 जोड़ी यानी कि 46 क्रोमोसोम तो दोनों में होते हैं, जिसमें 44 क्रोमोसोम जो है ना वो एक समान होते हैं, पर 45वां 46वां में थोड़ा परिवर्तन होता है। तो मैं कह रहा हूं भाई यहां भी 44 है, मैं कह रहा हूं भाई यहां पर भी 44 है, पर यहां पर x और y है और यहां पर जो है वो सिर्फ XX है। बात समझ में आई? तो बराबर की भागीदारी है। अब जो संतान उत्पन्न होगी उसमें हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर, तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक तो XX, दूसरा XX, YX और YX। इनमें से कोई हुआ तो लड़की, बोलो यस सर। इनमें से कोई हुआ तो लड़का, यही तो कहानी है। बात समझ में आई? इसका मतलब ये कहा तो है कि संतति में नर और मादा जनकों के द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी होती तो है। जब आप XX लिख रहे हो तो ये देखो, ये 44 में से 22 आ गए, ये 44 में से 22 आ गए, कितने हो गए, 44 हो गए। अब ये जो XX आप लिख रहे हो इसमें ये वाला जो X है ये पिता का है और दूसरा वाला जो X है वो माता का है, तो गुणसूत्र जो है वो बिल्कुल बराबर आए। बात समझ में आई? ध्यान से देखिएगा, मतलब गुणसूत्र किस प्रकार से आए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, राइट। देखो कैसे आए, 22 धन 22 आए, 44 में से पूरे 44 नहीं आए पिता के, 22 आए, माता के भी कितने आए, 22 आए। ये यदि आप इस वाले की बात करोगे तो ये 22 सब में गए, और ये XX जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या कि एक X जो है वो पिता का गुणसूत्र है और दूसरा जो X है वो माता का गुणसूत्र है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। ठीक है जी, चलिए 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 बढ़ेंगे आगे, नोट किया जाए। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। शानदार ये कहानी है, नोट कर लो आप इसे। हम चलेंगे अगले और अंतिम सवाल की तरफ, जिसमें बात हो रही है केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव के लिए उपयोगी होती हैं, समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव या किसी एक प्रजाति के लिए उपयोगी होती हैं, समष्टि यानी कि प्रकृति में अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। बात समझ में आई? अब मैंने कहा भैया भूंग, अच्छा कीड़े, मैंने कहा कीड़े,
अब जो कीड़े हैं वो मेरे पास हरे रंग के हैं, एक ही प्रजाति के मेरे पास 3 रंग के कीड़े हैं। कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा, हरे हैं और लाल और नीले। अच्छा जी, रुको थोड़ा तूफानी हो जाए इसमें, अरे थोड़ा तूफानी हो जाए, मजेदार। मैं कह रहा हूं भाई कीड़े हैं अपने पास, एक प्रजाति के जो कीड़े हैं वो 3 अलग अलग रंग में, विभिन्नताएं हैं उनमें, ठीक है। कुछ कीड़े जो हैं वो ध्यान से देखना हरे हैं, कुछ कीड़े जो हैं वो लाल हैं, ओके हरे हैं, कुछ कीड़े जो हैं वो लाल हैं, और कुछ कीड़े जो हैं वो हैं नीले। कैसे, तो आप बोलेंगे सर नीले। अब बताओ पत्तियों पर तीनों प्रकार के कीड़े हैं, कौन सा जो विभिन्नताएं हुई, बिल्कुल हुई, एक ही चीज के अलग अलग पैटर्न आपको मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, डीएनए ऑलमोस्ट एक जैसा है, पर विभिन्नताएं इसमें हैं। अब ये जो विभिन्नताएं हैं, आप बताओ ये तीनों कीड़े जो हैं, एक तो यार बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, 3 रंग के कीड़े, मतलब क्या देखने में माहौल रहता होगा, राइट। अब पत्तियों के ऊपर ये 3 रंग के कीड़े हैं, कौन सा कीड़ा जल्दी छुप जाएगा। बहुत सारे जीव जंतुओं में, कीट पतंगों में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हरे रंग के होते हैं। जैसे आप देख लो गिरगिट को, बोलते हैं ना गिरगिट के जैसे रंग बदल रहे हो, तो गिरगिट को यदि आप देख लो तो आप पाओगे कि क्या पाओगे, बहुत ध्यान से देखना, गिरगिट को आप यदि देख लो तो जिस जगह पे जाता है ऑलमोस्ट उसी रंग का वो दिखता है। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये कि जो हरे कीड़े हैं बाबू वो तो छुप जाएंगे ना, जो हरे कीड़े हैं वो तो पत्तियों में क्या होंगे, छुप जाएंगे। बात समझ में आई। तो कौवे की नजर उस हरे वाले कीड़े पे तो नहीं जाएगी। अब बचा कौन, कौन जो है लजीज भोजन का भाग बचा उस कौवे का, तो लाल कीड़े और आपके नीले वाले कीड़े। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बचे रह जाएंगे और ये दोनों बेचारे निपट जाएंगे। तो वही तो लिखा है, ध्यान से देखो, विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव के लिए उपयोगी होती हैं, समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं, उत्तरजीविका में लाभ वाली विभिन्नताओं का ही प्राकृतिक चयन होता है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। उदाहरण आपके सामने, हरे वाले कीड़े बच गए, लाल और नीले जो है वो कम बचे। हरे कीड़ों की प्रजाति कैसी हो गई, ज्यादा हो गई। बात समझ में आई। बहुत शानदार ये कहानी। और ऐसा करते करते अपन ने सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के जो है निपटा दिए। बात समझ में आई, बोलो यस सर। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की, जो कि आपको मिलेंगे आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। कैसे एक्सेस करोगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। गूगल पे जाइए या किसी भी सर्च इंजन पे सीधे लिखिए मैग्नेट ब्रेन्स। अपने आप में नॉलेज का एक असीमित भंडार या पिटारा। बात समझ में। इंग्लिश मीडियम वाले भैया ये ऑप्शन देख लेना, नर्सरी से लेकर 12वीं तक। हिंदी मीडियम वाले 7वीं से लेकर 12वीं तक ये ऑप्शन देख लेना। सब कुछ मिलेगा क्वालिटी कंटेंट के साथ में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में आपको बुक्स और ई बुक्स या नोट्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से मिल जाएगी। सारे क्वेश्चंस अपने हो गए हैं, बढ़िया से पढ़ लीजिए। कोई डाउट यदि होगा तो वो पूछ लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। बढ़िया से पढ़िए, रिजल्ट लाइए और धमाका मचाइए। मिलते हैं अगली क्लास में। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।